हाँ जी, चलिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे, मैं आज आईपैड से पढ़ा रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा समझ में चीजें आ रही है कि नहीं। ये भी हम यहाँ पे आज की क्लास में ये समझ जानना मतलब ये सीखेंगे कि हम हाउ टू डील केस स्टडी। मल्टीपल टाइम्स मैंने आप लोगों को बताया है। कुछ इसके इसका कुछ एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट पे काम करना है। कुछ बेसिक फॉर्मेट है। अगर आप एक बार, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, एक एक शब्द से बहुत अंतर पड़ जाता है। ठीक है। स्टेट, नेशन एंड नेशन एंड नेशन स्टेट। अब देख लीजिए इसका अंतर क्या है। एक बार अगर आपको ये अंतर पता चल जाएगा, मान लीजिए जहां पे नेशन लिखना था, शब्द आना चाहिए था, वहां पे आपने नेशन स्टेट लिख दिया, या फिर जहां पे नेशन स्टेट होना चाहिए था वहां पे आपने नेशन लिख दिया, तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी इसको कैसे लेगा? ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज को कर रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, क्योंकि आप शब्दों के माध्यम से ही आपने जो वर्ड को एक्सप्रेस किया है अपने आंसर कॉपी में, वही आपको आगे लेके जाएगा। मिसबा जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसको डील करने का फॉर्मेट, एक तरीका क्या है। पहले तो हम देख लेते हैं इसको, सेक्शन बी को। पिछले वर्ष, विजय पिछले 2 वर्षों से देश की पहाड़ी उत्तरी राज्य के सुदूर जिले में डिप्टी कमिश्नर है। ठीक है, तो विजय क्या है, 2 सालों से, 2 वर्षों से ये क्या है, डिप्टी कमिश्नर है। ज्योति जी, गुड इवनिंग। कमेंट आप लोग अच्छे से कीजिएगा, दबा के कीजिए, फोन हाथ में रखिए, बहुत लंबी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है। तो आपके पास, मैं इसमें कुछ और डायमेंशन भी बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, अगस्त के महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई। इसके बाद उक्त जिले के ऊपरी इलाकों में बादल फट गया। शब्द देखिए क्या यूपीएससी ने चयन किया, बादल फट गया। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, उत्तराखंड या कोई हिमालयन स्टेट होगा। ठीक है। पूरे राज्य में विशेषकर प्रभावित जिलों में बहुत भारी क्षति हुई। पूरा सड़क नेटवर्क जो है और दूरसंचार बाधित हो गया। ठीक है। इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गई, यानी डिजास्टर आया, सीधी सी बात है। ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ वगैरह फ्लड आ गया। लोगों के घर नष्ट हो गए, वे खुले पर रहने को मजबूर हो गए। 200 से अधिक लोग मारे गए, 5,000 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो गए। विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन एक्टिव हो गया। डिप्टी कमिश्नर है भाई, है ना, डेप्यूटी कमिश्नर है, बिल्कुल, 2022 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको इसका डायमेंशन बताऊंगा। अगर आप लोगों ने डायमेंशन को पकड़ दिया तो ट्रस्ट मी, आगे फिर कभी आपको ये सेक्शन बी जो है, दुनिया का सबसे आसान काम लगेगा। इसके लिए पढ़ने की भी आवश्यकता है। एक बार वो आपका टेम्पर जो है वो बनना चाहिए। ठीक है। चलिए, बेघर, अच्छा, नागरिक प्रशासन एक्टिव हो गया। बचाव और राहत अभियान जो है वो शुरू हो गया। बेघर और घायल लोगों को आश्रय और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए अस्थायी शिविर, आश्रय शिविर और अस्पताल स्थापित किए गए। दूर दराज के इलाकों में बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है, सेवाएं शुरू हुई। विजय को अपने गृह नगर केरल से, विजय कहाँ का रहने वाला है, केरल, केरल में से संदेश मिला कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। 2 दिन बाद विजय को दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। विजय की एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। ठीक है। उनकी बड़ी बहन
अमेरिका में थी, पिछले कई वर्षों से रह रही थी। 5 दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित जिले की स्थिति और खराब हो गई इस बीच में, है ना। वहीं उनके मोबाइल और अपने गृह नगर से मां का अंतिम संस्कार के लिए जल्दी से जल्द पहुंचने का लगातार संदेश आ रहा है। बहुत इजी है आपके लिए ये बोलना कि नहीं सर, हम ये हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी पे लगे रहेंगे, दिस एंड दैट। सारे बच्चे इसी पे लगे रहेंगे, वेरी गुड, होना चाहिए। बट क्या लगता है आपको कि अब मैं पूछूं क्यों? तो जैसे मैं अगर वाई लिखता हूं, क्वेश्चन पूरा, सबका आंसर अलग हो जाएगा। कोई कर्तव्य की बात करेगा, कोई दूर की बात करेगा, कोई बहन को बुलाने की बात, ओपिनियन अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। या कोई जो डिसीजन आपने मेकिंग किया उसका बेस क्या था, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। चलिए, तो विजय के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है, क्या लगता है? कम से कम 10 विकल्प है। तो क्या आप 10 लिखोगे? क्योंकि यूपीएससी ने 250 वर्ड्स क्या रखा है, तो विकल्प भी थोड़ा सा आसपास ना हो, ठीक है। विजय को कौन कौन सी नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा विजय द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और परीक्षण कीजिए, यानी कि क्रिटिकली इवेलुएट एंड एग्जामिन। टर्म्स पे ध्यान रखिएगा। क्रिटिकली इवेलुएट बोल रहा है यूपीएससी, या कह रहा है, और एग्जामिन करने को कह रहा है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन आइडेंटिफाइड बाय विजय। क्लियर? चलिए, which one of the which of the option do you think would be the most appropriate for Vijay to adopt and why? देखिए, मैंने why तो बता ही दिया था। क्वेश्चन को सबको समझ में आया? मिसबा जी, आपके लिए इंग्लिश में है, अभी इंग्लिश में पढ़ के मैं टाइम थोड़ा सा, मैं सिर्फ तरीका की बात कर रहा हूं, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी आपने क्वेश्चन देखा ही होगा। इंग्लिश में अगर फुल्ली डिस्कस करना है तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास, कोई दूसरी क्लास में करेंगे। अभी के लिए फिलहाल, अब सबसे पहला इसका काम, ये तो ठीक है, कहां से आया भाई? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से ये सवाल आया है। वही पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू है, वही इमोशनल इंटेलिजेंस है, एथिकल डिलेमा भी है, कॉन्सियस कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस है, ठीक है, और केस स्टडी में जो भी है। तो कुल मिला के ये 4-5 जो वर्ड आप कह सकते हैं, उसका एक अच्छा खासा निचोड़ है। तो जो आपने सेक्शन ए में पढ़ा था उसका एप्लीकेशन कहां करना है? सेक्शन बी में करना है। चलिए, इसको जरा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पेपर में आपको क्या करना है, जो केस स्टडी है, इट्स अबाउट केस स्टडी। केस स्टडी में क्या करना होगा? सबसे पहले उस केस स्टडी का 2 to 3 लाइन और 4 लाइन, यानी 3 से 4 वाक्यों में आप उसका एक रफली, विदाउट उसको कॉपी पेस्ट करने के, आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, इंट्रो नहीं लिखना है, लिखना है सिर्फ, वही इंट्रोडक्शन है। गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर है? अब जो मैंने आंसर आप लोगों को शेयर किया, कितने लोगों ने उस आंसर को पढ़ लिया? जल्दी से बताइए जरा सा। किसी ने पढ़ने की जहमत उठाई है? हाँ। तो फर्स्ट इंट्रो हो गया। उसके बाद, अगर जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, कहीं भी पूछा नहीं है कि हितधारक यानी स्टेक होल्डर के बारे में पूछा गया है नहीं। तो क्या लिखना होगा?
बिल्कुल, ऑलवेज पूछा हो, मेंशन हो या ना हो, बट आपको यू हैव टू मेंशन स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर आपको लिखना होगा। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, यानी थर्ड स्टेप पे। अब विजय के पास कौन कौन से विकल्प है। थर्ड पॉइंट में हमने विकल्प बता दिया कि कम से कम 4-5 विकल्प है, 5 विकल्प कम से कम बता सकते हैं, 5 विकल्प, 5 ऑप्शंस। ठीक है, बी में विजय को किन किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो कम से कम 3 नैतिक दुविधाएं होंगी। खुद चला गया तो डिस्ट्रिक्ट कौन देखेगा, बहन को बुला लिया, या फिर किसी को या फिर और विकल्प में क्या क्या हो सकता है। तो पहले सिर्फ सामना करना पड़ रहा है। डिलेमा का मतलब क्या होता है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, ब्लैक एंड व्हाइट में चूज नहीं होगा। मोमोज के साथ व्हाइट वाले वो जो क्या बोलते हैं उसको, मेयोनीज, और रेड कलर की जो चटनी होती है, दोनों जरूरी है या एक जरूरी है। ठीक है, देखिए मुंह में पानी आ गया, वेरी गुड। चलो, इसके बाद विजय द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक, यानी अब जो ऊपर आपने विकल्प लिखा था, ये देखिए, ये जो विकल्प आपने लिखा है, अब इसी में से इसी विकल्प को उठाकर अब आपका पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, समझ रहे हैं। तो विजय गया, यानी अगर आपने 5 लिखा है विकल्प यहाँ पे, तो उसी का ही एग्जामिन करना है आपको, क्रिटिकली एग्जामिन, और फिर इवेल्युएशन। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग से मेंशन करेंगे और वही गेम खत्म। मार्क्स कैसे मिलेगा, क्योंकि मार्क्स को फेच करना भी आपके, सिर्फ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तुरंत एक चार्ट बनाइए। मैंने अपने आंसर में चार्ट नहीं बनाया, बट आपको बनाना होगा, बना के देखिए। नो डाउट मैं उसको चार्ट फॉर्म में, मैं फिर कह रहा हूं चार्ट फॉर्म में ही ये बनेगा। एक विकल्प होगा, एक है आलोचनात्मक क्रिटिकली इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, और दूसरा होगा परीक्षण, एग्जामिन। कुछ समझ में आ रही है बात। अब पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, ये फॉर्मेट होगा। जब तक आप फॉर्मेट नहीं पकड़ पाइएगा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई मार्क्स, मुझे बताइए। मिसबा फातिमा जी सोच पाई थी उस वक्त, ऐसे मिलेगा मार्क्स, टू बी प्रिसाइज मैनर। ठीक है, मिसबा जी कमेंट नहीं आ रहा आपका, चलिए। नहीं नहीं, आप इसको टेबल फॉर्म में कर पा रहे हैं, ये सोच पा रहे थे कि नहीं जब आपने ये क्वेश्चन देखा। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अब लास्ट आपके अनुसार, यानी विजय को क्या करना चाहिए, तो विकल्प को, वो जो वी विकल्प है, तो विजय द्वारा अपनाया गया विकल्प, गया विकल्प क्या होगा, नंबर 1, जो विकल्प आपने, विजय ने चूज किया, मान लीजिए विकल्प थर्ड चूज किया, तो विकल्प थर्ड, अब उसके बारे में बताइए क्यों उपयुक्त है। उपयुक्त है, कौन सा उन पांचों में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, तो आपके हिसाब से विकल्प नंबर थर्ड जो है वो उपयुक्त होगा, बस अपना इतना लिख दिया। लेकिन क्यों, वाई, अब इसको जस्टिफाई कीजिए।
तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप जब भी कोई काम कर रहे हैं रोजमर्रा के न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में आपको बना दिया जाए कि दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करो, ये कभी नहीं होने जा रहा, बट एक बात कह रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है ना। आपके पास कौन कौन से विकल्प होंगे? आपके अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, हालांकि उस ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया है, तो पहले वाले ऑर्डर को, उसमें कहा गया था कि भाई जो स्टे डॉग्स जो है, स्ट्रीट डॉग्स को क्या करना है, सबको एक पॉन्ड में जाके, पॉन्ड जहां पे उसको रखा जाता है वहां पे लाके जमा करना है आपको, सबको और स्टरलाइज करना है। आपके पास कौन कौन सा विकल्प है? आप क्या करोगे, कैसे करोगे? क्या नैतिक दुविधाएं आएंगी आपके सामने? यार ये कुत्ता को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटता भी नहीं है, फिर भी उठा के लेके जाना है, यानी कि ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया। ब्लैंकेट बैन। तो क्या ब्लैंकेट बैन वर्ड होना चाहिए? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? यानी आपने सभी पशु को एक ही डंडे से हाँक दिया। किसी भी, जैसे कि हम करते भी है अमूमन, हम इसी के आदी हैं। हम का मतलब उसमें मैं भी शामिल हूं, बट एक आईएएस जो ऑफिसर है उसे थोड़ा सा भीड़ या कॉमन मैन से, होता वो भी कॉमन मैन है, बट उसे थोड़ा सा उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसे सोचना है सबके लिए। तो कोई भी आपके पास जो न्यूज़पेपर में समस्या आ रही है, डाउरी का केस आ गया कि भैया इन्होंने नहीं चलाया, सच में वो जल गई लड़की, लेकिन मार्केट में परसेप्शन क्या होता है? क्या आप अपने उस प्रेजुडिस से बाहर निकल पाओगे? या पहले ही मान लोगे कि नहीं इसी ने जलाया है, गौर से देखो चेहरे को, कैमरामैन फोकस करो, ऐसा कुछ? तो हमें सबसे पहले अपने प्रेजुडिस से लड़ना होगा। तो पहला वर्ड क्या निकल के आया? प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। गेटिंग माय पॉइंट? कमेंट करो जल्दी से, मैं कमेंट ओपन, चैट बॉक्स ओपन कर रखा है, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों की। और ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना एक अनुभव तो होता ही है, सही या गलत, उस व्यक्ति के पर्सनालिटी के हिसाब से तो सही है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक्स रिलीजन और वाई रिलीजन, दोनों में से अच्छा कौन है? आप एक्स को फॉलो करते हैं, वाई के लोगों ने क्या किया है? दंगा किया है। प्रिजुडिस, आपका जो प्रिजुडिस है वो क्या होगा? यार वाई तो हमेशा दंगा ही करता है, भले दंगा एक्स ने स्टार्ट किया हो। यहाँ पे एक शब्द क्या आता है? न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रलिटी कब आएगी? जब प्रिजुडिस समाप्त होगा। क्या ये समाप्त होगा? लगता नहीं है। इसीलिए इस प्रिजुडिस का को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। यानी आपको ये स्टेप जो है, इस स्टेप को फॉलो करना है, बात खत्म। आप क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपने स्टेप फॉलो किया कि नहीं, आपने पीड़िता का बयान के साथ साथ बाकी लोगों का बयान लिया कि नहीं। आपको भले वो सही लगता हो, गलत लगता हो, लेकिन आपको उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना हो, रूल यही कहता है। कुछ समझ में आ रही चीज? तो जब आप प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिएगा तो आप इमोशन लेस हो जाइएगा। फिर उसमें एक समस्या है, मशीन की तरह काम कीजिएगा। तो क्या आईएएस बनना एक मशीन होना है? जवाब है नहीं। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ये आ गया। आप
पीड़ित पक्ष के लिए उसके उसके कंपैशन के साथ काम करे, करुणा के साथ काम करे। जैसे आप लोग कई बार सुनते हैं कि भाई कोई रेपिस्ट आ गया, उसे बीच चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? मैं रेपिस्ट के पक्ष में नहीं खड़ा हूं, लेकिन बीच चौराहे पे फांसी देने का क्या हमारे पास कोई रूल रेगुलेशन कुछ है? जवाब है नहीं। तो फिर डिमांड क्यों कर रहे हैं? गोली मारो लो। अब गोली भाई कोई देशद्रोही है तो उसका फैसला अदालत करेगी। अब आपके पास आएगा एक सवाल, बुलडोजर जस्टिस। तो ये कानून सम्मत है या नहीं है? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं? तो आप भीड़ से, अगर इस एंगल से देखना स्टार्ट कीजिएगा, आप भीड़ से अलग हो जाइए। बुलडोजर जस्टिस कॉइन, जो वर्ड जो कॉइन किया गया, ये छुड़भैया जो पत्रकार होते हैं उनके द्वारा किया गया है। जस्टिस उसको नाम नहीं दिया जा सकता। कानून अपना काम कर रहा है कि भैया घर बना है, किसी भी अपराधी का जो घर होता है उसको तोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है, साफ एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। लेकिन वो घर या कोई वो जो ढांचा है, जो भी एक्स वाई जेड है, उसका ऑफिस हो या कुछ और हो, अगर वो इलीगल है तो उसके लिए प्रोसेस है क्या है कि इलीगल चीजों को इंक्रोचमेंट कहलाएगा, और इंक्रोचमेंट को कैसे तोड़ना है, साबोटाज करना है, सरकार को अपनी जमीन वापस लेनी है, उसका एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है कि आप जो जिसने घर बना रखा है उसको आप नोटिस दीजिएगा, उसे अपने पक्ष रखने का मौका दीजिएगा, नेचुरल जस्टिस। अगर वो भी नहीं करता है तो फिर आप एक डेट मुकर्रर करते हो कि भैया इस दिन को हम आएंगे और तोड़ दिया जाए। तो आप इस टर्म्स में फंस गए, बुलडोजर जस्टिस। ये गवर्नमेंट में तो है नहीं, पॉसिबल तो है नहीं। और जस्टिस का नाम क्यों भाई? इसमें जस्टिस आ रहा है, अनजस्टिस की तो बात ही नहीं हो रही है। तो दिमाग में हमारे जो मीडिया है आजकल का, सो कॉल्ड मीडिया, कोई भी मीडिया निष्पक्ष नहीं है, ये ध्यान रखिए। कोई राइट विंग है, कोई लेफ्ट विंग है, कोई तीसरा विंग है, कोई चौथा विंग है। सबके अपने अपने फंडे हैं, सब सिलेक्टिव है। आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। आप भी सिलेक्टिव है, मैं भी सिलेक्टिव हूं, लेकिन प्रक्रिया को जब फॉलो करेंगे तो हम न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे, वो फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही काम करेंगे। जैसे कि एनकाउंटर क्या जायज है, तो सवाल ही ये गलत होगा। जायज नाजायज क्या होता है? कोई एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? मुठभेड़, यानी कि हम सामने वाले पक्ष पर, जब हम उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, वो अटैक कर रहा है, तो सेल्फ डिफेंस, हमारा आईपीसी जो है वो कहता है आर्टिकल 100 कि सेल्फ डिफेंस में हम बचाव करेंगे। तो पकड़ने के लिए पैर में गोली मारनी है तो मारो पैर में गोली। अब आपको लगता है कि नहीं ये गोली गलत मारी गई है, ठीक है, जाओ जाके कोर्ट में केस करो, सरकार को कटघरे में खड़ा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चीख चीख के सिर्फ एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं जैसे मीडिया करता है, तो फिर गलत है। अगर कमजोर को की आवाज बनना है, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर किसी ताकतवर को गाली दे। बराबरी का मतलब ये तो नहीं है ना कि एक का हक दूसरे का हक मारा जाए और एक को हक दे दिया जाए। बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है? सॉरी, ये बात समझ में आ रही है? तो जब तक आप इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़िएगा, सेक्शन ए तो बहुत ही आसान है, बट सेक्शन बी, जब तक इस ये साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा आपका, मार्क्स यूपीएससी में नहीं मिलने वाला। कितना भी रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी तरह से
जल्दी से कमेंट करके बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। कल से शायद एक नए क्लेवर में यूट्यूब पे भी क्लास लूंगा, उसको भी देख के फीडबैक दीजिएगा। और आज एक वीडियो मैंने शेयर अभी अभी होगा, उसको भी देख लीजिएगा आपको, विच वन इज बेटर। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कितना मजेदार है। भारतीय संविधान में निहित डीपीएसपी है ना, नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों के अनुरूप रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का क्या है, संवैधानिक दायित्व है। इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने समाज के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास विकसित करने हेतु वन भूमि का एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव था, यानी वन भूमि को काटना है। तो विकास बनाम पर्यावरण आ गया, यानी एक पक्ष को अभी टेम्पोररी रिलीफ देने के लिए आपने वनों को काटकर बहुत सारे लोगों का, यानी 50-100 लोगों को बसाने के लिए आपने 10,000 लोगों, जो उसका जो उसको कंपनसेशन नहीं कहा जा सकता। 10 जो पेड़ आपने 100 पेड़ 200 पेड़ जो काट दिए, वो कंपनसेशन उसका दूसरा अल्टरनेट आप पौधा लगा के नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट रिव्यू है ये, ठीक है। तो वन भूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा, हालांकि प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, वनरेबल है भाई, जो सदियों पुराने पेड़, औषधीय पौधे और महत्वपूर्ण जैव विविध से परिपूर्ण है, बायोडाइवर्सिटी भर के है, और आप वहीं काटने जा रहे हो आदिवासी को बसाने के नाम पर, कमजोर को बसाने या बेघर को बसाने के नाम पर। ये तो चूरन बेचना हुआ। किसको बेवकूफ बना रहे हो? चूरन बेचना मीन्स बेवकूफ बनाना, कि हम आधे घंटे में आपको आईएएस बना देंगे, आइए हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, ऐसा कुछ है ना। चलिए, इसके अलावा ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को रेगुलेट करने, विनियमित करने, वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करने, मृतिका को उर्वरता बढ़ाने, भूमि मृदा अपरदन को रोकने, आदिवासी और खानाबदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब देखिए कितना मजेदार चीज है, उठाई और कॉपी कट पेस्ट। वन क्यों जरूरी है, वन क्यों जरूरी है, इसका आंसर यहां मिल गया आपको। तो वन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, उठा के यूपीएससी का ये वाला लाइन कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों से बहुत पहले भी कहा था कि कॉपी कट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वन क्यों जरूरी है, तो एक सांस में आपका ये 25 to 30 वर्ड्स में देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हर एंगल से लिख दिया गया, और ये मैं नहीं, यूपीएससी लिख रही है, तो गलत भी नहीं है। चलो, पारिस्थितिकी और सामाजिक लागतों के बावजूद प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानवाधिकारों को एक महत्वपूर्ण कल्याणपरक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है। इसके अलावा इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा। अपने कर्तव्य के लिए आप इकोसिस्टम को बर्बाद करने जा रहे हैं, टेम्पोररी होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और जब वो आदमी की बसावट होगी, एक तो पहले पेड़ कटा, उसके बाद आदमियों को जब बसाइएगा तो वहां गंदगी भी होगी, ऑब्वियस होना है। फिर क्या होगा, तो आसपास का जो एरिया है वो और पेड़ कटेंगे फिर, तो फौरी तौर पर समस्या का समाधान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, नुकसान। यानी कि ये ठीक उसी प्रकार का तर्क है कि हम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब का जो सेवन करने वाले का जो एज लिमिट है 25 से हम 21 कर ले, 18 कर ले, भैया 10 साल कर दो, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। 5 साल के बच्चे को कर दो, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। ये तर्क नहीं कुतर्क होगा। कुछ लोग ढीठ होंगे, ये दिमाग हमारा शोर मचाएगा कि नहीं नहीं, मतलब विकास करना है तो पेड़ तो कटेंगे, वेरी गुड। तो आज हम जो झेल रहे हैं
पर्यावरण, जो क्लाइमेट चेंज की डुडुगी जो बजाई जा रही है, आपको क्या लगता है ये ऐसी बजाई जा रही है? ऐसे ही भारत, इंडियन गवर्नमेंट को लग गया कि 2070 तक हम कार्बन जो है न्यूट्रल करना है, शून्य कर देना है। ये हवा में चल रही है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा इस समावेशी आवास के माध्यम, ठीक है, पुनः जंगली जानवरों के खतरे और बार बार होने वाले मानव जीवन संघर्ष के कारण ये वन क्षेत्र असुरक्षित हो गए। तो वन को काटने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी ये देख लीजिए। सारे बढ़िया, एक स्पार्कलिंग वर्ड आपके सब इसी, अगर आपने ढंग से पढ़ना स्टार्ट किया, बार बार इस पर मंथन करना स्टार्ट किया, 2013 से स्टार्ट कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है? 13 से 25 कर लो, आ तो गया पेपर। रट जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें। यूपीएससी को जानना है, इसी को रट जाओ। इससे ज्यादा हलवा जीवन में और कुछ नहीं है। अगर सिर्फ कायदे से आपने मेहनत कर रखी है जीएस 1 2 3 में, तो 4 का सेकंड जो पोस्ट सेक्शन है, इसके लिए फिर मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो मेहनत है आपको रेक्टिफिकेशन करना है, वो सेक्शन ए में, जीएस 4 में करना है। ठीक है, समझना है। लेकिन शब्द कहां से लाओगे? शब्द यहां से मिल जाएगा। इसी को उठाओ ऐसे में डालो, इसी को उठाओ बाकी नोट्स में डालो, क्या प्रॉब्लम है? ज्योति जी, समझ में आ रही है? चलिए, अतः अंत में वन क्षेत्रों को साफ करने से इन इलाकों को कथित तौर पर छिपने के स्थान के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। भैया कितने लोग छिप जाएंगे जाके जंगल में? कानून व्यवस्था में और व्यवस्था में सुधार होगा, बकवास। तो पूरा जंगल काट दो यार। अब क्या बेघरों के लिए, प्रश्न है, क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याण परक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वन कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है? जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। उसकी प्रतिपूर्ति, उसका कंपनसेशन हो ही नहीं सकता, अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। कि पेड़ को काटना ही जरूरी है, जस्टिफिकेशन ये नहीं किया जा सकता। आप उनको कहीं और बसाइए। ऐसे ही बहुत वन जो है 33% होना चाहिए, 24 पॉइंट समथिंग कुछ जो वन है पेड़ पौधे को मिलाकर, नहीं तो 22% ही तो हमारे पास वन है। ठीक है, मानव विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाज आर्थिक, यानी सामाजिक और आर्थिक, समाज आर्थिक का मतलब सामाजिक और आर्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियां क्या क्या है? 1 2 और 3, तीनों को बॉक्स बनाइए। सामाजिक, प्रशासनिक, नैतिक। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 करके देखिए जो मैंने बता दिया। अब इसको करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उस जो सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया उसमें ये नहीं है, बट प्रेजेंटेशन ऐसे रख लीजिएगा, क्योंकि देख के लिखने को कहा है, तो ऐसे कीजिएगा। जितना कॉपी को, आंसर कॉपी को सरल रखिएगा, कॉम्पैक्ट रखिएगा, बातों की जलेबियां नहीं छानिएगा, चीजें उतनी बेहतर होंगी। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए। चलिए, मानव विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को, अच्छा ये हो गया। पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा दोनों को सुरक्षित रखने, दोनों को सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित हो सकते हैं? What substantial alternative or policy intervention can be proposed to ensure that both environmental integrity and human dignity are protected? ये बात समझ में आ रही है?
क्लियर हो रहा है? तो अब आप अल्टरनेटिव बताइएगा उसका। ये टॉपिक कहां से आया है? सिविल सेवा में मूल और वही नीति शास्त्र, नैतिक मार्गदर्शन के सोर्स में। ये 4 वर्ड एकदम रट लो यार, रट लो। कोई भी लॉ जो है, विधि, नियम, रूल, रेगुलेशन, लॉ एंड जो कॉन्सियसनेस जो है, कंसेंसस, जो कंसेंसस की बात कर रहे हैं हम, वही इथिकल गाइडेंस होता है। और कहां से बनेगा? ठीक है। एक डिबेट भी है, डिबेट ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। तो केस स्टडी में आप बेघर लोग, आदिवासी समूह, प्रशासन, वन्य जीव, व्यापक समाज, ये सब क्या है? हितधारक है, यही तो है, और कौन होगा? दोनों के बीच में आपको बैलेंस, यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, जरूरी है। क्लियर? चलिए, क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी से ये भी कमेंट कर दो भाई, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ खाली। जल्दी से कमेंट करो। चलिए, सुभाष जो है राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग का में सचिव है, एक वरिष्ठ अधिकारी है, और वो अपनी योग्यता और निष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। डेडिकेशन है बंदे में। अब एक वो था ना, क्या नाम था उनका, हरियाणा के, ठीक है, अशोक खेमका। चलिए, हालांकि मैं उनके काम से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, ईमानदार नो डाउट बिल्कुल है, लेकिन प्रोटोकॉल के को फॉलो करते हुए भी ईमानदार रहा जा सकता है। फिर इस बात का रोना नहीं रोया जाता कि 50 बार ट्रांसफर हो गया, 100 बार ट्रांसफर हो गया। अगर आप डेडिकेटेड है, आप कहीं भी भेजिए। एक अच्छी लाइफ की, आप जो लैविश लाइफ की जो गुंजाइश है, वो ये आपकी चॉइस है ना। चलिए, उन्हें लोक निर्माण विभाग और कार्यक्रम कल्याण के प्रभारी मंत्री पर भरोसा और विश्वास प्राप्त है। ठीक है, वरदस्त है उनके पास। अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा नीति निर्माण के लिए भी वो जिम्मेदार है, यानी पॉलिसी मेकिंग में भी है। ठीक है, इसके अलावा वो योजना डिजाइनिंग, निर्माण आदि से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की भी देख रेख करते हैं, कंप्लीट टोटालिटी में सब इन्हीं के अंडर में है। तो सुभाष के जो मंत्री हैं, सुभाष जो है मंत्री राज्य के महत्वपूर्ण मंत्री हैं, और उनके कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क नेटवर्क पे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। यानी उनके कार्यकाल में टेन्योर में अच्छी सड़कें बनाई गई, जाल पूरा फैलाया गया। ठीक है, निकट भविष्य में महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए वो उत्सुक है कि भैया हम और भी इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सुभाष मंत्री के साथ नियमित संपर्क में है, सड़क निर्माण परियोजना के विभिन्न तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं। मंत्री द्वारा परियोजना की औपचारिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले उनके द्वारा मंत्री के समक्ष नियमित बैठक, चर्चाएं, प्रस्तुतियां की जाती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनको पूरा ब्रीफ दिया जा रहा है। सुभाष का इकलौता बेटा विकास जो है, ये रियल एस्टेट बिजनेस में है। यूपीएससी बहुत दुष्ट है। आप क्या क्या तर्क दीजिएगा, कैसी कैसी लच्छेदार भाषा में बात कीजिएगा, वो आपसे जानना चाह रहा है। जब मैं इस आंसर को लिख रहा था तो मुझे थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी कि चलो ठीक है। उनके बेटे को अपने सूत्र से पता चलता है कि उनके बेटे को, यानी विकास को, उनके सोर्सेस से पता चल रहा है कि एक मेगा रोड परियोजना अंतिम चरण में है, और इस संबंध में किसी भी समय घोषणा होने की उम्मीद है। अपने पिता से वो जो फॉरकमिंग प्रोजेक्ट के लिए सटीक स्थान जानने के लिए उत्सुक है, ताकि वहां पे जमीन खरीद ली। अक्सर लोग ये तो करते हैं, है ना। चलिए, बहुत सारे लोग गरीबी का नाम पर क्या करते हैं, हाईवे के बगल में
मेट्रो, अब दिल्ली में देख लीजिए, मेट्रो के पिलर के नीचे घर बनाते हैं, यमुना के साइड में घर बनाते हैं, क्यों? कंपनसेशन मिलेगा। जबकि वो कहीं और किसी और राज्य के रहने वाले हैं, वहां पे जॉब कर सकते थे, वहां की सरकार अच्छी नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, ये कंपैटिबल नहीं कहूंगा, अ, योग्य नहीं है कि वो उनको नौकरी दे सके। ठीक है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, वो भी आके, जहां चूंकि रोटी बेटी का रिश्ता बन जाता है, तो फिर वारे न्यारे हैं, सबके पास आधार है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना कौन सी बड़ी बात है, चलिए। तो उन्हें पता है कि आसपास की जमीन की कीमतों में भारी उछाल आएगा, बूम करेगा, ठीक है। इसी स्तर पर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदने के लिए उसे भरपूर लाभ मिलेगा। वेरी गुड। वह प्रस्तावित परियोजना का स्थान देखने के लिए दिन रात अपने पिता से विनती कर रहा है, और उसने उन्हें आश्वस्त किया कि मामले को सीधा संभालेगा, और क्योंकि इससे कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए यह इसलिए भी स्वाभाविक रूप से अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में जमीन खरीदता रहता है। अपने बेटे की लगातार मिन्नतों के कारण वह दबाव महसूस करते हैं। इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा उपयुक्त परियोजना के अतिरिक्त अनुचित रुचि से संबंधित है। मंत्री का, अच्छा, ये तो हो गए सुभाष जो है, जो आपके सचिव है, सचिव महोदय का बेटा है विकास, और मंत्री भी हैं। मंत्री का एक भतीजा है, इसका अपना इंटरेस्ट है। अगर विकास, अब समझिएगा क्वेश्चन आगे का मैं आपको बता देता हूं। सुभाष अगर अपने बेटे विकास की मदद नहीं करते हैं, तो मंत्री जी तो अपना भतीजा को दे ही देंगे कुछ ना कुछ लाभ, ठीक है। उनके भतीजे की भी बड़ी आधारभूत संरचना वाली परियोजना कंपनी थी। दरअसल मंत्री ने अपने भतीजे का उनसे परिचय भी करवाया है, और आगामी प्रोजेक्ट में भतीजे के व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखने का संकेत भी दिया है। मंत्री ने उन्हें इस मामले पर तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि मेगा रोड परियोजना शीघ्र घोषणा और क्रियान्वयन से उनकी पार्टी और सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति मजबूत होगी। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये सवाल मैंने, गुलफ्शा जी, डिम्पल जी, ज्योति जी, जल्दी से मुझे बताइएगा कि क्या मैंने इस तरह के सवाल, केस स्टडी आप लोगों को पहले दिया है? गुलफ्शा अलवी जी, दिया हुआ था। अब आप, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चलिए बताइए कहाँ दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज में कहाँ पे, किस ईयर में, या कितने, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर ही बता दीजिए। प्रॉब्लम में आ जाइएगा, चलिए, ठीक है, उसको भी मैं ढूंढ के निकालूंगा। अभी फिलहाल तो नहीं, बट आज कोशिश करता हूँ कि कितने केस स्टडी आए हैं, है ना, इस टाइप से। हालांकि केस स्टडी को पूरा सिमिलर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उपयुक्त पृष्ठभूमि में सुभाष भावी कार्रवाई को लेकर असमंजस, क्योंकि बेटे की मदद करें, अगर हम न्यूट्रल रहते हैं तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, मैंने अपने बेटे की मदद की तो मंत्री जी फिर से नाराज हो जाएंगे। अगर दोनों को मिलकर बंदरवाट करना है कि विकास और भतीजा दोनों मिलके ही आपस में बिजनेस रन कर ले, हींग लगे ना फिटकी रंग भी चोखा है, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, ये हो सकता है। नहीं दिया प्रोजेक्ट तो उनको सचिव पद से हटाया जा सकता है, ये समस्या है। और क्या हो सकता है, जरा सोचिए। तो उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी है, ठीक है। उपयुक्त स्थिति में सुभाष के पास उपलब्ध विकल्प का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो स्टेक होल्डर भी आएगा, ठीक है। और उपयुक्त में से कौन सा विकल्प होगा, सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों, ठीक है।
तो ये प्रश्न जो है ये भी मल्टीपल लेयर्स में है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में ईमानदारी होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत बनाम व्यवसायिक वाला, आधिकारिक कर्तव्य बनाम राजनीतिक दबाव, वैल्यूज में बात करें तो सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। एथिकल डिलीमा क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, यानी कि वही फ्रेमवर्क, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। तो मंत्री जी से पूछ लीजिए कि भाई सर आप लिखित में जो भी ऑर्डर दीजिएगा हम उसका पालन करेंगे। इतना कहने के लिए, इतना कहने के लिए आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए। देश चंद मुट्ठी भर जो ईमानदार लोग हैं उनसे चल रहा है। सभी लोग ईमानदार है ऐसा नहीं है, सभी लोग बेईमान है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट ही है। देश नेता चलाते हैं ऐसा नहीं है, देश ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो सेना के अधिकारी उनकी प्लानिंग थी, गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं होती है। उनको सिर्फ ऑर्डर देना होता है कि करना है या नहीं करना है। 26/11 के समय में नहीं करना था, अभी करना था, कर दिया। सेना को दोनों के लिए तैयार रहना था, तैयारी अपनी पूरी रखनी थी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस प्रश्न में सत्यनिष्ठा, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता, प्रेशर में आप काम कैसे करते हैं। देखिए कई बार कहा भी गया है, प्रेशर में आपका रंग निखर निखर के सामने आएगा। जब लाइट नहीं हो, भूख लगी हो, एक ही बुक आपके पास हो, कोई बाकी संसाधन ना हो, तब आप फोकस होके कर सकते हैं। ये प्रेशर है कि भैया भूख लग रही है, आज यार मैंने वो नो बिरयानी नहीं खाई है, सिर्फ रोटी से काम चलाना पड़ रहा है। ये प्रेशर भी हो सकता है किसी के लिए, अलग अलग प्रेशर हो सकते हैं। चलिए, ये क्लियर हुआ सभी को? तो आपको दबाव में निर्णय लेने पर की जो क्षमता है, तो ये क्या आपको क्या लगता है कि ऑटोमेटिक आ जाएगी? आप खाली पेपर आप रट के चले जाओगे और आप आपके अंदर ये जो वैल्यूज है वो इंडक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? संभव है? जवाब है नहीं। तो क्या करोगे? अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने इसीलिए एक वीडियो जो बनाया है उसमें साफ साफ कहा कि वनडे एग्जाम के बच्चे और 10th एंड 12th के जो बच्चे हैं वो मेरी वीडियो से दूरी बनाए रखें। मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है, आप लोगों को शेयर करूंगा भी, आप लोग देखना, ठीक है। चलिए, इसी तरह से तो मैं जब पढ़ रहा हूं तो आपने मेरे पढ़ने के तरीके को देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहा हूं। जैसे कि आप में से आप लोग क्या करते हैं, हाँ देखो राज्यसभा में 9 साल के अधिकारी है, ये प्रशासनिक है, ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता। पढ़ने में टाइम लगेगा, कम से कम आप मान के चलिए कि ये 4 to 5 मिनट्स लग जाएगा। अगर आंसर देना है तो मिसबा फातिमा जी, आप इसको 9 सेकंड में पढ़ सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आंसर नहीं कर पाइएगा। आप 9 सेकंड 10 सेकंड में ये पूरा पढ़ दोगे मुझे पता है, तो 2 सेकंड में भी पढ़ सकते हैं आप, एबिलिटी होगी आपके पास, लेकिन आंसर करने लायक नहीं होगा क्योंकि रीडिंग तो लेना नहीं है। इतनी स्पीड है तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के फिर डायरेक्ट उसका आंसर निकाला जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन के लिए टिप बताया है, काम करता है। क्लियर है? उस पर चलना पड़ेगा। जब तक बताने के लिए तो मैं हर बार बता रहा हूं, लेकिन आप चल नहीं रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट आप लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है।
ये तो वही बात हो गई कि आपको आईफोन 17 प्रो मिलने वाला है, प्रो मैक्स। अभी आया नहीं है, लेकिन लीक हो गया है, लोगों के सपने में आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके हाथ में, मतलब वो बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप उसको परचेज नहीं कर रहे हो, या आप उसको ले नहीं रहे हो, रखा तो सामने है। ठीक, आईएएस का पोस्ट भी आपके सामने ही रखा हुआ है, आप उसको लेने में आनाकानी कर रहे हो। नहीं यार, आज थोड़ा छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं, कल से पक्का पढ़ेंगे, और वो कल कभी आ नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही कल को आज में कन्वर्ट करना है, फिर वो कल ही हो जाता है। कभी कहा है कि आज पढ़ेंगे, नहीं, कल पढ़ेंगे। अच्छे कामों को कल करेंगे, उल्टे कामों को आज करेंगे। रिवर्स कीजिए, जीवन सुधर जाएगा। पिक्चर देखने का मन कर रहा है, कल देखेंगे। वो आज में कन्वर्ट हुआ, कल देखेंगे, ये टालना। जो आपके लक्ष्य को आपके करीब लेके जाए, उसको अभी कीजिए, आज और अभी। प्रायोरिटी तय कीजिए, कंसिस्टेंसी बना के रखना होगा। मैं कुछ नई बातें नहीं कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश अपनी 9 साल की सेवा के साथ ग्रुप ए का अधिकारी, इन 9 साल हो गए हैं। टाइमिंग एक बार जैसा कोई नोट कीजिएगा, मुझे पढ़ने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। राजेश, चलिए स्टार्ट कीजिए। राजेश अपने 9 साल की सेवा में ग्रुप ए का अधिकारी है। वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल ऑयल कंपनी है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पोस्टेड है, तैनात है। और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह कार्यालय सुचारू रूप से संचालन को अश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन और समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वह कार्यालय की आपूर्ति उपकरण आदि प्रबंधन भी करते हैं, यानी क्या क्या सप्लाई वगैरह होगा, क्या क्या टूल्स वगैरह है रिगार्डिंग ऑयल कंपनी में, क्या क्या, वो सबका काम भी इसी के मैनेज करना है। ठीक है, राजेश आप काफी वरिष्ठ हो गए, सीनियर हो गए, और अगले 1 या 2 वर्ष में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में उनको प्रमोशन की उम्मीद भी है। वह जानते हैं कि जो प्रमोशन है, डीपीसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी की पिछले कुछ वर्षों की, लगभग 5 वर्ष का एसीआर, यानी निष्पादन मूल्यांकन की जांच के आधार पर होती है। यानी 5 साल आप में आपने काम कैसा किया है, उसके आधार पर इवैल्यूएशन होगा, और उसके आधार पर ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, एसीआर में अपेक्षित ग्रेडिंग का अभाव वाले अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा सकता। यानी जितना ग्रेडिंग चाहिए, अगर आपको उससे कम मिल रहा है, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाला। क्लियर। पदोन्नति यानी प्रमोशन होने के परिणाम स्वरूप वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी हानि हो सकती है, करियर में प्रगति में बाधा आ सकती है। बिल्कुल। यद्यपि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के बारे में अनिश्चित है। यानी भाई वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। डिपार्टमेंटल में क्या होता है, हायरार्की में आपके जो सीनियर अधिकारी होते हैं, वो आपके सर्विस बुक में कमेंट करते हैं। उस कमेंट के आधार पे, 5 साल का जो कमेंट होगा, उसके आधार पे आपका प्रमोशन होगा, जिसको कहते हैं लाल दागी। रेड मार्क कर दिया आपका, तो प्रमोशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब वह अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं ताकि वित्तीय वर्ष के, यानी फाइनेंशियल ईयर के अंत में वह शानदार रिपोर्ट मिले उनको। ठीक है, चलिए अब वह अच्छा ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजेश नियमित रूप से तात्कालिक बॉस के साथ बातचीत करते रहते हैं, जो उनकी एसीआर लिखने वाले रिपोर्टिंग अधिकारी है। एक दिन राजेश को बुलाया एक दिन उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा कि एक विशेष विक्रेता से प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटर संबंधी स्टेशनरी खरीदी है। आ गया भ्रष्टाचार। राजेश अपने कार्यालय की इन वस्तुओं की खरीद के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं। उस दिन संबंधित सहायक उसी विक्रेता के सभी स्टेशनरी सामग्री सम्मिलित करते हुए 35 लाख का अनुमान पत्र भी लेके आता कि भैया हमारा एस्टिमेट 35 लाख का है। यह देखा गया कि संगठन में लागू जो जीएफआर है, यानी सामान्य वित्तीय जो नियम है, उसके अनुसार कार्यालय मदों के लिए 30 लाख रुपए से अधिक का व्यय
अगले उच्च प्राधिकारी यानी बॉस की मंजूरी की आवश्यकता होगी। मिला कितना है? 35 lakhs अलॉट, और 30 lakhs का ही आप मैक्सिमम परचेस कर सकते हैं। राजेश को पता है कि वरिष्ठ अधिकारी यह उम्मीद करेंगे कि सारी जो खरीद है उनके स्तर पे हो, और उनकी ओर से इस पहल की कमी को पसंद नहीं करेंगे। कार्यालय के साथ विचार विमर्श करने पर पता चला कि उच्च प्राधिकारी को से मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए व्यय को विभाजित करने की सामान्य प्रथा, यानी जहां बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे ऑर्डर की एक श्रृंखला में विभाजित किया जाता है। मान लीजिए 50 लाख का है, तो 50 लाख के लिए तो परमिशन चाहिए ना। चलिए इसको 20-20 लाख कर देते हैं, 3 खरीद हो गई। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, भ्रष्टाचार का एक नया फॉर्मूला ये आ गया है अब तो, कि भाई किसी ना किसी का जो रिलेटिव है वो विदेश में है, वहां पे उनको जो है बेनिफिट पहुंचा दिया जाए। ठीक है, यह प्रथा नियमों के विरुद्ध है और अकाउंटिंग में प्रतिकूल संज्ञान में आ सकती है, यानी मामला लाइट में आ सकता है। अब राजेश जी परेशान है, मामले में कोई निर्णय लेने में वो अनिश्चित है कि भाई क्या करें, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो मामले में नैतिक मुद्दे, एक तो पहला है कि राजेश के पास क्या विकल्प मौजूद है, नैतिक मुद्दे क्या है, ठीक है, कौन कौन से विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों होगा, क्यों का जवाब देना है। यानी कुल मिला के प्रश्न जो है, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, वही देख लीजिए, रूल रेगुलेशन की बात हो रही है, एथिकल डिलेमा की बात हो रही है, ठीक है, व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक कर्तव्य की बात हो रही है, सार्वजनिक संस्थान में नैतिक सरोकार या दुविधा क्या है, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, जिसमें इंटीग्रिटी भी होगा, इसमें इम्पार्शलिटी भी होगा, मॉरल करेज भी होगा कि भैया ना को ना भी तो कहना है, सीनियर है तो ना भी तो कहना होगा। वो साहस किस में होगा? ठीक है, तो इस केस स्टडी में नैतिक दुविधा पे ये फोकस्ड होगा बेसिकली, कि जहां पे व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों को के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, उसके परिणाम की परवाह किए बिना सही काम करने के बीच आपको चूज करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं होगा, और हर व्यक्ति का लगभग आंसर अलग होगा, अप्रोच अलग होगा, प्रेजेंटेशन अलग होगा। अब यहां पे देख लीजिए, नैतिक मुद्दे सब में रिपीट हो रहा है, विकल्प क्या है, विकल्प में सबसे उपयुक्त और क्यों, क्वेश्चन पिछले वाली तरह से ही रिपीट है, उस फॉर्मेट में आप उसको कर सकते हैं। जबरदस्ती टेबल बनाना है, चार्ट फॉर्म बनाना, वो सब नहीं कीजिएगा। क्लियर? चलिए, महात्मा गांधी, दो, कितने, 2 प्रश्न है ना, 12, 3 प्रश्न और हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं जरा सा। महात्मा गांधी, वही मनरेगा है, तो पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, अच्छा बाय द वे टाइम कितना लगा था, किसी ने टाइम नोट किया था? मिनिमम 5 to 6 मिनट लगेगा, अगर ढंग से आंसर करना है तो, समझ समझ के। 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स लगा है अगर, जी, तो आप समझ लीजिए कि आपको अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर मैं प्रैक्टिस करने बैठूं, डेली मैं पढ़ रहा हूं, डेली लिख रहा हूं, तो स्पीड ज्यादा होगी, बट यहाँ पे ज्यादा स्पीड आपको विशेष लाभ नहीं देने जा रही, ये ध्यान रखिएगा। भाई 20 मार्क्स का है, गेम पलट जाएगा पूरा, एक क्वेश्चन भी छूट गया, आप वहीं रेस से बाहर हो गए। एथिक्स का पेपर आपको मेंस इंटरव्यू के लिस्ट में रखेगा, प्लस आपके आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जो कैडर जो ये है, उसमें भी लिस्टेड करने में, हाई रैंक में मदद करेगा ये। एथिक्स 4 एंड इंटरव्यू तो है ही आपका, और एसे, क्योंकि इसमें मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है।
GS 1 2 3 जो है वो आप मान के चलो कि आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हो तो 20 नंबर ज्यादा आपको मिल जाएगा, किसी को 10 नंबर कम मिल जाएगा, बस इतने का फर्क आएगा। लेकिन किसी को 40 और 140, ये एसए में भी मिल सकता है, ये एथिक्स में भी मिल सकता है, और ये इंटरव्यू में भी मिल सकता है। वेरिएशन बहुत ज्यादा है। टॉपर्स में देखिएगा तो 20-25 नंबर तो हमेशा ऊपर ही रहता है वो, हालांकि कभी मेंस से हो, कभी वो इंटरव्यू से हो। क्लियर हो रही है बात? चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मनरेगा कार्यक्रम जो है तो पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में जाना जाता था। यह एक भारतीय समाज कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संविधान में दिए गए काम के अधिकार के प्रावधानों को पूरा करना है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत 2006 में मनरेगा को प्रारंभ किया गया। 5 का अधिनियम है, 6 से प्रारंभ किया गया। ठीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत ही इजी दिया गया है। ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को मजदूरी रोजगार की गारंटी देना है, जो प्रति परिवार अधिकतम 100 दिनों की गारंटी के अधिक अकुशल शारीरिक श्रम के लिए तैयार जो है उनको मिलेगा। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जॉब कार्ड रजिस्टर्ड किया, जो रजिस्टर्ड है उनको जारी किया जाएगा। जॉब कार्ड धारक रोजगार की तलाश कर सकता है। राज्य सरकार परिवारों को प्रति पूरक दैनिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में पहले 30 दिनों की न्यूनतम जो मजदूरी है उसका 25% और वर्ष के शेष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करेगी। यानी प्रतिपूरक का मतलब अगर राज्य सरकार उस व्यक्ति को जो काम कर अकुशल श्रम करने के लिए तैयार है, बट वो उसे काम नहीं दिए, जो सरकार है वो काम नहीं दे रही है, तो उस एवज में भत्ता मिलेगा उसे। ठीक है। तो विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा कार्य कराया जाएगा। ग्राम पंचायत मुखिया आ गया, ग्राम प्रधान आपका आ गया। यूपी में ग्राम प्रधान और बिहार झारखंड में इसको मुखिया कहेंगे। उसके तो बल्ले बल्ले, इसीलिए तो 5 करोड़ रुपए तक लोग खर्च कर देते हैं। क्यों करते हैं, है ना? चलिए, अब ये तो ढकी छुपी बात तो है नहीं। आपको एक जिले का प्रशासक, प्रभारी प्रशासक नियुक्त किया गया है। आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है। आपको सभी मनरेगा कार्यों के तकनीकी रूप से मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है। आपके अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत में आपने देखा कि आपके पूर्ववर्ती कार्यक्रम निम्न प्रकार से कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट हुआ है। वो क्या है? तो वास्तविक नौकरी चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया गया। मजदूरी के का जो मास्टर रोल है, जहां पे सभी का जो नाम और किस दिन काम किया, कितना काम हुआ, ठीक है, तो मास्टर रोल में ठीक ठाक से रखरखाव नहीं किया गया, फर्जी लगा दिया गया। किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है। यानी 10 लोगों ने काम किया, पेमेंट 100 को कर दिया गया, चारा घोटाला। ठीक है। फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया गया है। व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड दे दिया गया। निधियों का कुप्रबंधन, निधियों की कुछ हद तक हेराफेरी भी हुई है। ऐसी स्वीकृति कार्य जो अभी तक अस्तित्व में नहीं था उसको भी करवा लिया गया। जैसे कि मनरेगा में मशीनों से काम करवाना वर्जित है, हाथ से काम होना चाहिए, इसीलिए तो अकुशल कहा गया, स्किल्ड नहीं चाहिए। मशीनों से काम करवा के पैसा निकलवा लिया गया। ठीक है। तो उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या रिस्पॉन्स होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी, और आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम को समुचित संचालन के को कैसे बहाल करेंगे, यानी कि फिर से इसको ठीक कैसे करेंगे। एक एक क्वेश्चन को पकड़िए और उस पर जवाब लिखना स्टार्ट कीजिए। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा आपको? पहला काम इंट्रोडक्शन, हितधारक। तीसरे पे आपका ये जो भी क्वेश्चन है वो तीसरे नंबर पे आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिएगा। एक चीज और, ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया आप लोगों को। कहीं पे अगर किसी क्वेश्चन में हितधारक मेंशन है, लास्ट में मेंशन है, तो आप उसको नंबरिंग वाइज लास्ट में लिखिए। 2 बार रिपीट मत कीजिएगा।
जैसे कि अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में नहीं लिखा है तो आप उसको ऊपर लिखिए, लेकिन किसी प्रश्न में, किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया कि आपको स्टेक होल्डर लिखना है, तो उसको अगर मान लीजिए क्रम नंबर संख्या 3 है, सीरियल वाइज सीरियल नंबर 3 में पूछा गया कि ये धारा मेंशन कीजिए, तो उसको 3 में लिखिएगा, रिपीटेशन मत कीजिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर जो सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई शुरू करेंगे, आप उपरोक्त स्थिति से कैसे निपटेंगे। अब आप कहेंगे मुखिया को जेल कर देंगे, वेरी गुड, फांसी पे लटका देंगे चौराहे पे, ऐसा कुछ, जज्बाती हो जाएंगे, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे आपका स्किल काम आएगा, वही जो जिस सेक्शन ए में आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा। तमंचे पर इसको नहीं किया जा सकता है ना, ठीक है। तो पहले तो मोटिवेट करना जरूरी है लोगों को। आपके दिमाग में सबसे पहला काम दिमाग में आया होगा दंड देना। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब आपको प्रभार दिया गया है, उस डेट से, जिस डेट से आपने ज्वाइनिंग लिया, वहां से आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अकाउंटिंग होगी या फिर अकाउंट से ऑडिट होगा, तो भ्रष्टाचार समझ में आएगा कि किस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ है और ये कहां तक चला है। तो जो लोग जैसे कि वो है ना, चाराचोर उसमें लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे फादर को फंसा दिया गया, ऐसे नहीं होता। और कई बार नैतिक रूप से कहा जाता है कि बाप की गलती बेटे को क्यों, घोषित अपराधी है भाई, भले बेल पे बाहर है या फिर उनको मिलता रहता है, ये भी एक हमारी न्यायपालिका पर एक सवाल है। तो उस पैसे पर उनके बच्चे एज मौस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, तो बेनिफिशियर तो है ना। चिल्ला चिल्ला के कोई भी प्रवक्ता रख देंगे, बात नहीं बनने वाली। आंसर कर लीजिए, क्लियर है। तो ये प्रश्न था आपका, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि से था, वही प्रोबेटी इन गवर्नेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज क्या है, सत्यनिष्ठा वही इंटीग्रेट अकाउंटेबिलिटी, कंपैशन ऑफ फॉर द वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है, डेडिकेशन टू ड्यूटी है, मोरल करेज है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड वर्क कल्चर क्या है, इन सब से जुड़ा हुआ सवाल है, इतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। देखिए फिर से अशोक महोदय आ गए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। ठीक है, चलिए, तो मजा के साथ पढ़िएगा तो एनर्जी भी बनी रहेगी, बेमन से पढ़िएगा तो फिर, क्योंकि मैं ईमानदारी से बताऊं तो आप लोगों को शेयर तो कर दिया, लेकिन कितना जज्बे के साथ आप पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, ऑनलाइन है, इसका भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। यही कारण है कि मैं बहुत ज्यादा बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, 20-25 बच्चे हो सफिशियंट है। चलिए, अशोक पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट के एक सीमावर्ती जिले में मंडल आयुक्त है, कुछ वर्ष पहले सेना के निर्वाचित नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पड़ोसी देश पर कब्जा कर लिया था, कुछ वर्ष पहले सेना ने, ठीक है, निर्वाचित नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, ठीक है, पड़ोसी देश पर कब्जा कर लिया था। देश में विशेष रूप से पिछले 2 वर्ष में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि विद्रोही समूह अपनी सीमा के पास कुछ आबादी वाले क्षेत्र पर नियंत्रण करने के कारण आंतरिक स्थिति और बिगड़ गई। सेना और विद्रोही समूह के बीच तीव्र संघर्ष के कारण हाल के दिनों में नागरिक हताहतों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इसी बीच अशोक को एक रात सीमा चौकी पर तैनात पुलिस से सूचना मिली कि 200 से 250 लोग, मुख्य रूप से महिला और बच्चे हैं, सीमा पार हमारी सीमा की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट की बात हो रही है, रोहिंग्यास की बात हो रही है। बहुत तगड़ा सवाल था ये, जहां तक आप सोच नहीं पा रहे वहां से यूपीएससी ने सवाल दिया है। इस समूह में सैन्यधारी
सैन्य वर्दीधारी हथियारों के साथ लगभग 10 सैनिक भी है जो सीमा पार करना चाहते हैं। महिलाएं और बच्चे रो रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं, कुछ घायल है, कुछ बहुत ज्यादा खून बह गया, किसी का बह रहा है, तुरंत चिकित्सा की जरूरत है। अशोक राज्य के गृह सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन खराब मौसम के कारण खराब कनेक्टिविटी के कारण ऐसा करने में वो असफल रहे। रोहिंग्या आ रहे हैं, आप वहां पे डीएम है, आप वहां पे एक ऐसे सक्षम अधिकारी हैं। फिर आप कहोगे अरे सर ये है वो हमारे देश के नागरिक थोड़ी ना, हम तो घुसने नहीं देंगे, हम भगा देंगे, सबको गोली मार देंगे, ऐसा कुछ। चलो ठीक। इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास पहले विकल्प क्या है, विकल्प बताइए। अशोक को किन नैतिक और कानूनी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? आपके विचार से अशोक के लिए कौन सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा और क्यों? रिपीट क्वेश्चन। ठीक है। वर्तमान स्थिति में वर्दीधारी सैनिकों के साथ व्यवहार करते समय सीमा सुरक्षा पुलिस द्वारा क्या अतिरिक्त एहतियात उपाय किए जाने चाहिए? तो बॉर्डर सिक्योरिटी की जो फोर्स होती है बीएसएफ, वो देखती है बॉर्डर का काम, उसको सिक्योर करने का, तो हथियार रखवाए कम से कम पहले। कुछ और जिनको मदद है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किया जा सकता है, नो मैंस लैंड पे किया जा सकता है, तत्काल चिकित्सा देकर उनको वहां पे एक जगह रोक कर रखा जा सकता है, एंट्री नहीं करने दी जाएगी किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि विदाउट वैलिड पेपर के आप किसी को एंट्री करने दो। बात समझ में आ रही है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप खाना फूड सप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आपने दूसरे सैनिक को आपने यहां पे आने दिया तो फिर दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। पर चश्मा आपने कौन सा पहन रखा है? नहीं रोहिंग्या तो मुसलमान है, ये है वो है, या कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वो हिंदू है, चलो ठीक। लोग इसी में बिजी रहते हैं, भले ही आप लोग कुछ भी कहो, पर लोग बिजी इसी में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होगा आपके आंसर में, आप कितना भी चिकनी चुपड़ी बातें कीजिए, रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो इसको छोड़ना, प्रिजुडिस को पहले उस गंदगी को साफ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए। तो सवाल यहाँ पे वही नैतिक दुविधा डिलेमा वाला ही था, राष्ट्र सुरक्षा बनाम मानवीय करुणा, किसको आप ज्यादा सुरक्षा, अच्छा चलो मैं आपसे पूछूं कि किसको आप राष्ट्रीय सुरक्षा को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो या मानवीय करुणा को? चलो जवाब दो। क्यों? जवाब ये भी देना क्यों। भाई हमें नहीं पता, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, हमें नहीं पता कि वो सैनिक, तो उसका रीजन रीजन क्या होगा? चलो मिसबा जी ने नेशनल सिक्योरिटी का, वेरी गुड। क्यों मिसबा जी? सर 90% बच्चे वही कहेंगे नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है। क्यों? रीजन बताओ। मानवीय आधार पे आप इनकार करना ये अनैतिक होगा, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को आप जोखिम में डाल रहे हैं। अगर वो जो सैनिक है जिनके पास बंदूक है उसने आप ही को गोली मार दी, फिर क्या करोगे? आपको नहीं पता ना कि मदद वो शील्ड के रूप में हो सकता है, काम कर रहे हो। फिर वो माइग्रेंट है या आतंकवादी है, आप कैसे डिसाइड करोगे? हो सकता है हमास की तरह वो शील्ड के रूप में काम कर रहे हो। 90% जो मौतें हुई हैं फिलिस्तीन में, वो हमास के कारण हुई है। उसने बच्चों को शील्ड के रूप में यूज किया, औरतों को किया। तो प्रिजुडिस कैसे कि भाई वो मदद करने ही मांगने ही आ रहे हैं? जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, सरजमीन, अच्छा। नहीं मूवी देखना बंद कर दीजिए। मूवी से आप सीख नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत एक दो हो सकते हैं,
बट 90% एजेंडा बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए। तो कर्तव्य बनाम, कानूनी कर्तव्य बनाम नैतिक जिम्मेदारी, दोनों में से कौन बड़ा? ठीक है, किसी का, एक सेकंड, चलिए अब नहीं आएगा। ठीक है, लोग सिविल सेवा या सिविल सेवा जो वैल्यूज है उसकी बात कर लेते हैं। कंपैशन, मोरल करेज एंड डिसीजन मेकिंग, जो डेडिकेशन टू ड्यूटी। वो सैनिकों को आपने आने दे दिया तो हो सकता है कि आपके नागरिकों की हत्या कर दें, कौन जाने। क्या इतना मैक्सिमम पे आप रिस्क ले सकते हैं? ठीक है, चलिए। इथिकल इशू इन इंटरनेशनल रिलेशन, हमने मदद कर दी तो कल को दूसरा देश हम पर चढ़ना बैठे। आपके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दो देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। भाव, अब इमोशनल इंटेलिजेंस, वही रूल, लॉ, रेगुलेशन। ठीक है, इथिकल गाइडेंस के रूप में हम क्या देख सकते हैं? हो गई बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजों पे आपको कि भाई अप्रत्याशित एक संकट है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, कानूनी बाधा क्या है, मानवीय मूल्यों के बीच में आपको संतुलन भी करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं कीजिएगा, फिर मैंने कहा ना कि प्रेजुडिस से बाहर भी निकलना है। भाई देश हमारा जो है, हमारे लोगों के लिए ये सरकार तय करेगी कि कौन रहेगा देश में या नहीं रहेगा। आप और हम तय नहीं कर सकते। एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मैं या आप डिसाइड नहीं कर सकते। हमने लोकतंत्र चुना है, डेमोक्रेसी में हमने इनडायरेक्ट रूप से अपने जो पीएम को चुना है, वो पीएम या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिसाइड करेगी। जो भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो डिसाइड करेगी। आपके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करने से दो देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। नहीं लीजिएगा तो भी इसमें अब बैलेंस कैसे स्थापित कीजिएगा, यही एक यक्ष प्रश्न है। तो यहां पे आपको डिसीजन लेना है। ये बात सबको समझ में अच्छे से आ गई? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक जल्दी से बताओ, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। कल से हमारा करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, और आप लोग मुझे ये भी बता दो जरा सा, एथिक्स का पेपर कब से स्टार्ट करना है? वो दोपहर में रखेंगे हम। अब ये मत कहना सर 31 के बाद से रखेंगे। हाँ, तो 4 दिन ही बचा है, ऑप्शन दे लीजिए, उसके बाद इससे स्टार्ट करते हैं। 1 महीना कम से कम चलेगा, मिनिमम 20-25 दिन तो चलना चाहिए। कंटेंट आप लोग को दिया गया है, ठीक है, उसको अच्छे से हम ऐसे के रूप में भी काम आ जाएगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ अलग से पे नहीं करना होगा, मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो जल्दी से टाइमिंग बता दीजिए जल्दी से। तो 31 के बाद ही रखते हैं। ठीक है, एक नोटिफिकेशन दे दूंगा आप लोगों को। कल से मार्च या अप्रैल से, कहां से स्टार्ट करना है? मार्च से स्टार्ट करना है गुलाब शर्मा जी, और अप्रैल से कहां से करना है? जल्दी से बताइए। गुलाब शाह अलवी जी, मार्च और अप्रैल या फेब? फेब तक तो हो गया था। अरे ओके सर कर रहे हैं। डिम्पल जी बताइए जल्दी से, मंथली मैगजीन कहाँ से स्टार्ट करना है? ये ईश्वर क्या होगा इनका, मार्च से? ठीक।
तो चलिए मार्च का आप लोग 10 पेजेस जो है कम से कम पढ़ के आइए, रीडिंग लेकर आइएगा एटलीस्ट, ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।